हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर और उसके अंतर्गत हम प्लेटो के काव्य संबंधी चिंतनों और विचारों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था जिसे आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी है। वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए मैं उसमें दिख रहा हूँ। तो मेरी एक कोशिश थी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र अक्सर छात्रों को एक कठिन पेपर लगता है, उसको कैसे आसान भाषा में समझा जाए या फिर पढ़ा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए एक परिचयात्मक मैंने वहाँ पर लेक्चर दिया है। लेकिन अब बदलते हुए पैटर्न में ज़रूरत है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ सब्जेक्टिव नॉलेज हो तो और बात बन जाए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश है इस वीडियो लेक्चर में कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में किस तरीके से पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हाईलाइट किया जाए, ताकि आपके जो भी तथ्यात्मक जानकारी है वो तो कंप्लीट हो ही जाए, साथ साथ में आपके सब्जेक्टिव नॉलेज भी मजबूत हो जाए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेक्चर तैयार किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अंत तक देखेंगे और कमेंट्स कर भी बताएंगे कि आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। तो ध्यान से इसको सुनिए और सुनकर अपने मन मस्तिष्क में बैठाए, ताकि परीक्षा में प्लेटो से संबंधित किसी भी तरीके का सवाल आए तो तुरंत आप उसका सही आंसर लगा सकें। तभी इस लेक्चर की सार्थकता सही हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं प्लेटो पर बात करते हैं। प्लेटो का जन्म ईसा पूर्व 428 में हुआ था यूनान के एथेंस में। तो आप जानते हैं कि यूनान को कभी ग्रीक के नाम से भी जाना जाता था, और जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड का होगा उसमें पहले ही बताया जाता है कि ये फला शब्द ग्रीक से लिया गया था। जैसे बायोलॉजी का अर्थ बताया जाएगा तो बायो प्लस लॉगस, तो बताया जाता था पहले कि बायो ग्रीक से है, उसका अर्थ जीव है, फिर लॉगस मतलब अध्ययन है, तो ये वही ग्रीक है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्लेटो इत्यादि जो भी चिंतक थे वो सब यूनान से थे और यूनान के एथेंस में। ठीक है, एथेंस एक चीज़ के लिए और जाना जाता है कि यहाँ पर पहला ओलंपिक हुआ था। तो अब आपके दिमाग में तुरंत मैप बन गया होगा। वैसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को भी एटलस यानी कि जो मैप की बुक होती है उसको लेकर बैठना चाहिए, ताकि तुरंत दिमाग में आपके बैठ जाए कि कौन व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, किस एरिया का रहने वाला है। ठीक है, तो पॉसिबल हो तो ज़रूर आप लेक्चर सुनते हुए रखा कीजिए अपने पास, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि केवल हिंदी तक आप सीमित न रहें, हिंदी को भी भूगोल की तरह अपने दिमाग में बैठा लें। तो अब उम्मीद है कि एथेंस ग्रीक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। प्लेटो वहीं के रहने वाले थे और इनका जन्म ईसा पूर्व में हुआ था 428 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात के बारे में आपने कहानी भी सुनी होगी कि इनको प्राणदंड दे दिया गया था, विष का प्याला दे दिया गया था, और ये इनके ऊपर आरोप था कि ये अपने राज्य के जो युवा हैं उनको बहला रहे हैं, दूसरे मार्ग पर ले जा रहे हैं। इसके दंड में इनको प्राणदंड दे दिया गया था। तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे। एक बार परीक्षाओं में भी आता है कि क्रम के अनुसार, तो आप ध्यान में रखिए कि प्लेटो का जन्म अपने ध्यान में रखिए और सुकरात उनके गुरु हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले पैदा हुए होंगे। तो पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर आगे के जो काव्यशास्त्री आएंगे उनका मैं बताऊंगा। ठीक है, प्लेटो सुकरात की मृत्यु के बाद व्यवहारिक राजनीति छोड़कर राजनीतिक दर्शन की ओर मुड़ गए। उनका ग्रंथ रिपब्लिक राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो ये रिपब्लिक को याद में अपने दिमाग में रखिए कि प्लेटो की रचना है रिपब्लिक। यह क्या है? राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उनके अधिकांश ग्रंथ संवादों के रूप में हैं। ठीक है, तो हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्लेटो के जो ग्रंथ हैं वो किस शैली में हैं, तो संवादात्मक शैली में है। तो ध्यान में रखिए, रिपब्लिक को ध्यान में रखिए। ठीक है, प्लेटो महान दार्शनिक सुकरात के निकट रहे तथा उनके विचारों और तर्क पद्धति से अधिक प्रभावित हुए। सुकरात के प्राणदंड के उपरांत प्लेटो एथेंस के बाहर चले गए। मिस्र, सिसिली, इटली, यूनान के अनेक स्थानों की यात्रा की, और यात्रा के दौरान लोगों के विलासी जीवन को देखकर उनके मन में विरक्ति जागृत हुई। तो इसको पढ़ते समय आप ध्यान में रखिए कि जो प्लेटो हैं इनका जन्म यूनान में तो हुआ ही था, इनके गुरु सुकरात से। सुकरात के मरने के बाद
इनके अंदर खुद एक परिवर्तन सा हुआ और एथेंस छोड़कर ये बाहर चले गए। तो कहाँ कहाँ गए थे? मिस्र, इटली और यूनान के अन्य क्षेत्रों में इन्होंने यात्रा की और वहाँ के लोगों को देखकर इनका जो मन है काफ़ी विरक्त हो गया विलासी जीवन को देखकर। पुनः ये एथेंस लौटकर उन्होंने ईसा पूर्व 387 में अकादमी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान व्यवस्थित रूप से विकसित करना था। जैसे इन्होंने एकेडमी एक स्थापना की उसकी, और उसका लक्ष्य था कि वहाँ पर लोग दार्शनिक चिंतन करें और वैज्ञानिक अनुसंधान व्यवस्थित रूप में करें। ठीक है। अपने जीवन के 40 वर्षों, ध्यान रखिए 40 वर्षों तक प्लेटो अकादमी में ज्ञान विज्ञान के अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों का संचालन करते रहे। कहते हैं कि प्लेटो बिना किसी आलेख के ही अकादमी में व्याख्यान दिया करते थे। ठीक है, जो अकादमी आज वर्ड बोला जा रहा है, इस चैनल में भी एकेडमी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन उस ज़माने में इस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इत्यादि नहीं थी। एकेडमी, उन्होंने एक छोटी सी एकेडमी स्थापित की 387 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या था कि दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान करना। और 40 वर्षों तक जो प्लेटो थे उसमें इन्होंने काम किया। और एक मार्के की बात है कि प्लेटो जब भी कोई व्याख्यान देते थे तो बिना किसी आलेख के, यानी कि वे वाचिक परंपरा के एक तरीके से वक्ता थे। अगर हिंदी में बात करें तो जिन लोगों ने नामवर सिंह को सुना होगा वे मेरी बात को आसानी से समझ जा रहे होंगे। अगर वाचिक परंपरा की बात की जाए तो नामवर सिंह का नाम उसमें सबसे पहले आता है। उसी टाइप के कुछ प्लेटो थे कि इनको कोई नोट्स या फिर लिखा हुआ आलेख देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मौखिक रूप से ये काफ़ी अच्छा व्याख्यान देते थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। कहानी की तरह सुनते जाइए और अपने मन में बैठाते जाइए तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। प्लेटो की अकादमी यूरोप की प्रथम यूनिवर्सिटी मानी जा सकती है। इन्होंने जो एकेडमी स्थापित की थी यूरोप की प्रथम यूनिवर्सिटी से कहा जा सकता है। प्लेटो ने अपने सुप्रसिद्ध संवाद एपोलॉजिया और आलेख इपिस्टल्स लिखे, जिसमें उस समय के ज्ञान विज्ञान संबंधी विविध विषयों पर व्यवस्थित विचार प्रकट किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनके जितने भी बुक्स हैं उनमें संवादात्मक शैली में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताया गया, एपोलॉजिया और एपिस्टल्स, इनके संवाद और आलेख में ज्ञान विज्ञान संबंधी विविध विषयों पर विचार किया है। प्लेटो के कुल 36 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें 23 संवाद हैं और 13 आलेख या पत्र हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है कि प्लेटो ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं और किस शैली में है। अगर संख्या अंदर से पूछ दिया जाएगा तो आप ध्यान में रखिए कि 23 संवाद हैं और उसमें 13 आलेख हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इनमें ये जो 36 ग्रंथ हैं इनमें दर्शन, विज्ञान, राजनीति पर चिंतन और दार्शनिक प्लेटो के विचार प्रकट हुए हैं। इनमें पोलिटिया, द रिपब्लिक और नोमोई लॉज अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो 2 किताबों का इसमें नाम बताया गया, द रिपब्लिक और लॉज। कई बार सवाल पूछा जाता है कि लॉज किसकी रचना है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि ये प्लेटो का है। और इसमें प्लेटो ने दर्शन, विज्ञान और राजनीति, ये 3 उस समय के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिन पर लोग अक्सर विचार करते थे। और जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस इत्यादि पढ़ी होगी या साइंस पढ़ रहे होंगे उसमें प्लेटो कई विषयों के जन्मदाता माने जाते हैं, अरस्तु भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग सामान्य चिंतक नहीं थे, काफ़ी इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भी विचार किया है। तो हम इनको साहित्य शास्त्र के आधार पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। काव्य शास्त्र पर प्लेटो ने अलग से नहीं लिखा, बल्कि राज्य शास्त्र पर विचार करते हुए ही उन्होंने प्रायः कवि, कलाकार और उनकी कलाओं पर अपना मत प्रकट किया है। तो यहाँ पर देखिए बात क्लियर हो रही है कि जो प्लेटो थे काव्य शास्त्र पर कोई खास बुक नहीं लिखा है अलग से, बल्कि जब वे राजनीति शास्त्र पर विचार कर रहे थे उसी क्रम में उन्होंने कवि क्या है, कलाकार और उनकी कलाओं पर अपना मत इन्होंने प्रकट किया है। वे कवि, कलाकार तथा उनकी कृतियों को राजनीति, शासन व्यवस्था और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में ही देखते रहे। कलाओं के संबंध में उनके विचार आयोन और रिपब्लिक में पाए जाते हैं।
तो अभी इससे पहले मैंने एक दो रचनाओं के बारे में चर्चा की, रिपब्लिक और लॉज, लेकिन यहाँ पर एक और रचना का नाम आ रहा है ईओन। तो आप ध्यान में रखिए, ईओन, रिपब्लिक और लॉज, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये प्लेटो की हैं, ठीक है। और इनमें किस तरीके की बातें की गई हैं, कवि, कलाकार और उनकी कृतियों से संबंधित बातों को ध्यान में रखा गया है। प्लेटो के विचार से कवि तर्क रहित होकर आवेग और भावनाओं से अपनी रचना करता है, अतः वे रचनाएं वैज्ञानिक नहीं होती हैं और समाज को उत्तेजित कर उसे अनैतिक और अनुशासनहीन बनाती हैं। इस प्रकार उनकी कृति वांछनीय नहीं है। ये विचार हैं प्लेटो के कवियों और कलाकारों के संदर्भ में कि कवि तर्क रहित होकर आवेग और भावनाओं से अपनी रचना करता है, अतः वे रचनाएं वैज्ञानिक नहीं होती हैं और समाज को उत्तेजित कर उसे अनैतिक और अनुशासनहीन बनाती हैं, इसलिए उनकी कृति वांछनीय नहीं है। ये सब विचार हैं प्लेटो के। आगे और भी बातें क्लियर होती जाएंगी। प्लेटो दैवी प्रेरणा पर विश्वास करते थे। उनके विचार से इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे दैवी प्रेरणा काम करती है। कभी भी दैवी प्रेरणा के वशीभूत होकर ही काव्य रचना और कलाकार कला की सृष्टि करता है। उनका विचार है कि कवि के भीतर नई उद्भावना और भावावेश कला से नहीं वरन दैवी प्रेरणा से ही आविर्भूत है। तो ध्यान में रखिए कि जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे का कारण प्लेटो का मानना है कि दैवी प्रेरणा है। चाहे वो कोई कवि रचना कर रहा है तो भी उसको देवी प्रेरणा के वजह ही मानते हैं, या फिर कोई कलाकार कोई कलाकृति बनाता है उसको भी वे दैवी प्रेरणा कहते हैं। और आज हमारे देश में भी अगर कोई घटना होती है तो उसको भी दैवी प्रेरणा के रूप में ही देखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यूनान में ही ऐसा नहीं सोचा जाता था, भारत में भी कुछ इसी तरीके के विचार हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि प्लेटो क्या थे, दैवी प्रेरणा पर विश्वास करते थे। उत्कृष्ट काव्य उच्च भावनाओं, उच्च विचारों, ज्ञान का संचार करता है, अतः वह समाज के लिए उपयोगी होता है। इसके विपरीत निम्न कोटि का काव्य अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं निभाता और समाज में अनैतिकता और भ्रष्टाचार को फैलाता है तथा उच्च आदर्शों को भी क्षीण बनाता है, उनके प्रति अनास्था का भाव जगाता है, अतः समाज के लिए घातक है। ज्ञान, धर्म, नीति और ईश्वर विरोधी होने से अग्राह्य है। आगे वे विचार करते हुए लिखते हैं कि कवि की कविता भले आदमियों को प्रभावित करती है और उन्हें भी धर्म और नीति के मार्ग से विचलित कर सकती है, अतः प्रभावशाली होने के कारण यह भयावह है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे कवियों की निंदा करते हैं। वे उन्हें परमात्मा या दैवी भावना को व्यक्त करने वाला मानते हैं। वे उन्हें संतों और पैगंबरों की कोटि में रखते हैं और यह मानते हैं कि उनके माध्यम से परमात्मा स्वयं हमसे बात करता है। प्लेटो कला को अनुकृति मानते हैं। ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि प्लेटो कला को क्या मानते हैं, अनुकृति। उनका यह मत है कि हमारा उत्तम अंश तर्क का अनुसरण करता है, जबकि तर्कहीन भावना पक्ष या संवेग पक्ष हमारे कष्टों से उद्वेलित हो जाता है और शोक दुख आदि से ग्रस्त हो जाता है। तो पॉइंट रखिए कि प्लेटो कला को अनुकृति मानते हैं। अनुकृति का मतलब अनुकरण, ठीक है। कवि या कलाकार जिसका चित्रण करता है, यहाँ प्लेटो कह रहे हैं कि कवि या कलाकार जिसका चित्रण करता है उसका सही वास्तविक पूर्ण ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। वह योद्धाओं और शस्त्रास्त्रों का चित्रण करता है, पर युद्ध विद्या और शस्त्र चालन का पूरा ज्ञान उसे हो यह आवश्यक नहीं है। वह डॉक्टर का चित्रण करता है, योगी और साधु पुरुषों का चित्रण करता है, पर वह उनके समाज उन विद्याओं और गुणों का पालन करता हो यह अपेक्षित नहीं है। उसका चित्रण काल्पनिक और बाह्य रूपात्मक है। जो उन बातों का वास्तविक ज्ञान नहीं रखते वही उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह वास्तविकता या सत्य का काल्पनिक रूप या अनुकृति है, ठीक है। तो कवि और कलाकार को ये मानते हैं कि वो अनुकृति पर आधारित जो भी काम वो करते हैं अनुकृति पर आधारित होता है, यानी कि अनुकरण पर आधारित होता है, वास्तविक नहीं होता है। आगे और बात क्लियर होती जाएगी। अतएव प्लेटो की मान्यता है कि कवि या कलाकार
का चित्रण वास्तविकता और सत्य से तिगुना दूर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि सत्य से तिगुना दूर होता है। ये किसका विचार है? तो परीक्षा में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि प्लेटो का मानना है कि कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविकता और सत्य से तिगुनी दूरी पर होता है, क्योंकि यह वास्तविक सत्य की अनुकृति है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है तो वो जब निर्मित हुई है तो वो क्या है, तीसरे नंबर पे है कि कवि ने उसको निर्मित करने के लिए अनुकरण किया है। ठीक है, जैसे कोई चित्रकार होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी चित्र बनता है तो उस चित्र को बनाने के लिए जो भी कलाकार है, कवि है, क्या सही मायने में वह तिगुनी दूरी पर है सत्य से? पहले कवि है, फिर कहीं से वो देख रहा है उस चित्र को निर्मित करने के लिए, फिर उसका निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो प्लेटो भी कुछ इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि वह वास्तविक सत्य से तिगुनी दूरी पर है, यानी कि अनुकरण का अनुकरण है। उनका विचार है कि ईश्वर ही सत्य है, उसने एक अखंड सत्य की रचना की जो मानसिक है, प्रकृति या सृष्टि उसकी अनुकृति या प्रतिरूप है। ठीक है, तो ये प्लेटो का मानना है। आगे लिखते हैं कि कलाकार और कवि का प्रेरक तत्व जीवन और प्रकृति है, जो ईश्वर ने वास्तविक सत्य के अनुरूप बनाई है। अतः कवि और कलाकार की रचना सत्य से तिहरे आवरण में है, यानी कि तिगुनी दूरी पर है। तो ये तिगुनी दूरी को आप ध्यान में रखिए। इससे पहले प्लेटो के जन्म और उनकी रचनाओं के बारे में भी ध्यान में रखिए। प्लेटो अनुकृति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि जो भी कवि या कलाकार चित्रण कर रहा है वह सत्य से तिगुनी दूरी पर है। इसको ध्यान में रखिए। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं, तो थोड़ा सा भी आप सुने रहेंगे या फिर पढ़े रहेंगे तो तुरंत ऑप्शंस के हिसाब पे सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। आगे है कि प्लेटो का मत है कि जब हम आपत्ति में फंसे होते हैं और दुखी और शोकग्रस्त होते हैं, तब हम रोते और विलाप करते हैं। उस समय जो हमें सांत्वना देता है और दुख को दूर करता है, उसका हम स्वागत करते हैं। दुख और शोक का शमन करना ही मानव को सुख शांति देने वाला तथा सत्कार में प्रवृत्त करने वाला होता है। पर कविता हमारी इस प्रकार की शोक, दुख, क्रोध की वासनाओं को और भी उभारती एवं उत्तेजित करती है, उनका शमन नहीं करती है। वह अपनी मधुर शब्दावली और लयात्मक भाषा के प्रभावों से मनुष्यों को उदंड, असंयत, कामी, क्रोधी और झगड़ालू बनाती है, जो किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए हानिकर है। हम उस कविता का स्वागत करते हैं जो आनंद प्रदान करने के साथ साथ लोगों में संयम, सद्भाव, नैतिकता और सदाचार को प्रेरित कर दे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कविता के प्रयोजन को लेकर प्लेटो का क्या मत है, तो उनका मत है कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो कि आनंद प्रदान करे। आनंद प्रदान करने के साथ साथ लोगों में संयम, सद्भाव, नैतिकता और सदाचार को भी प्रेरित करे। उसका उद्देश्य लोगों की आत्मा में संयम और न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और सद्भावना के संस्कार डालना तथा अन्याय, असंयम, दुराचार और अपराध की प्रवृत्तियों को दूर करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर काव्य प्रयोजन की भी चर्चा प्लेटो ने कर ली है और उसमें उन्होंने प्रमुखता दी है आनंद को और ख़ास तौर से नैतिकता को। ठीक है, आगे प्लेटो पर चर्चा करें तो प्लेटो संगीत को बड़ा महत्व देते हैं। लय को वे एक नियमित गति मानते हैं क्योंकि वह किसी सिद्धांत पर आधारित होती है। यही बात काव्य रूप और शैली के संबंध में भी कही जा सकती है। लय और काव्य रूप अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। प्लेटो का विचार है कि अच्छाई और बुराई का संबंध अच्छे चरित्रों और उनके उचित कार्यों से रहता है। अतः अच्छी रचना वही है जिसमें सच्चाई के साथ अच्छे चरित्र का वर्णन हो। ये क्या है? प्लेटो का मानना है। अच्छी रचना वह है जिसमें सच्चाई भी हो और अच्छे चरित्र का वर्णन हुआ हो। तो उस समय थोड़ा सा चरित्र इत्यादि पर, नैतिकता पर ज़्यादा जोर है प्लेटो का। अगर स्मरणीय तथ्य को ध्यान में रखना है प्लेटो से, तो उनके जन्म और रचनाओं को तो ध्यान में रखना है और जो भी 3-4 पॉइंट्स पर मैंने भी इंडिकेट किया आपको उसको रखना है। फिर भी जल्दी से याद करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि प्लेटो
कवि दैवी प्रेरणा और आवेश में आकर काव्य की रचना करता है। उनका जो मत है कि कवि दैवी प्रेरणा और आवेश में आकर काव्य की रचना करता है। उसकी वाणी ईश्वर की वाणी होती है, परंतु उसके वर्णन सच्चे, वास्तविक और तर्क पर आधारित नहीं रहते। अधिकांश यह मानव वासनाओं को उभार कर लोगों को असंयत, अनैतिक और संघर्षशील बनाता है। उसकी संवेगात्मक उत्तेजना से पारस्परिक झगड़े होते हैं और मानसिक व्यवस्था भंग होती है, अतः उसकी वांछनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि कवि का वर्णन सत्य न होकर काल्पनिक, अतिरंजित, भावुक और अज्ञानजन्य होता है, जो समाज को गलत दिशा में ले जाता है। एक तरीके से वो देख रहे हैं कि आप कवि और कलाकार को बहुत सकारात्मक रूप में प्लेटो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बार बार उनका जोर है कि सही में जो अच्छी रचना वही हो सकती है जो अच्छे चरित्र को निर्मित करे और उसमें कुछ आनंद की बातें हों। लेकिन इनको लगता है कि जितने भी कवि हैं, क्योंकि वो वास्तविक रूप में तो रचना नहीं कर रहे हैं बल्कि सत्य से तिगुनी दूरी पर हैं, तो उन रचनाओं का असर हो रहा है कि वो काफ़ी अतिरंजित हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, काल्पनिक रहती हैं, जो कि समाज को गलत दिशा में ले जाती हैं। कुछ इस तरीके के विचार उनके यहाँ पर बन रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्लेटो ऐसे काव्य का स्वागत करते हैं जिसमें सत्य और ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा हो, पर प्रायः उसका वर्णन ऐसा होता है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विघटन होता है, कानूनी और व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। प्लेटो के विचार से वस्तु के 3 रूप होते हैं: आदर्श, वास्तविक और अनुकृत। ठीक है, इन्होंने 3 रूपों की चर्चा की है: आदर्श, वास्तविक और अनुकृत। प्रकृति और सृष्टि भी ईश्वर के किसी आदर्श या मॉडल के आधार पर रची गई अपूर्ण सृष्टि हैं। कला और काव्य उसकी अनुकृति होने से सत्य से तिगुनी दूर हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री ने कहा है कि कवि और कलाकार सत्य से तिगुनी दूरी पर खड़ा होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए प्लेटो। ठीक है, और ये भी दिमाग में आना चाहिए कि किसने कहा है कि जो कला होती है वो अनुकरण का अनुकरण होती है। तो जब अनुकरण का अनुकरण होगी तभी वो सत्य से तिगुनी दूरी पर होगी। ठीक है, आगे चलकर अरस्तु ने पूरे प्लेटो के विचारों की आलोचना की है और उसमें कुछ नया बताने की कोशिश की है। जब हम अरस्तु पर बात करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लेटो अनुकरण के 2 पक्ष मानते हैं, एक वह तत्व जिसका अनुकरण किया जाता है और दूसरा अनुकरण का स्वरूप। अगर अनुकरण का तत्व मंगलकारी है और अनुकरण पूर्ण एवं उत्तम है तो वह स्वागत योग्य है, परंतु प्रायः अनुकृत्य वस्तु अमंगलकारी होती हैं और अनुकरण अधूरा और अपूर्ण होता है। तब ऐसी कला सत्य से दूर और हानिकारी होती है। इस प्रकार प्लेटो का दृष्टिकोण नैतिक और सामाजिक है यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट है, कविता और कला में वस्तु के साथ साथ उसका रूप भी महत्वपूर्ण होता है। काव्य में वह लय और छंद का भी विशेष महत्व देता है, पर रूप के तत्वों, भाषा, लय तथा कथा संगठन औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत समीचीन होना चाहिए, यह उनका विचार है। इस प्रकार प्लेटो की काव्यशास्त्रीय दृष्टि समाजपरक एवं नैतिक है। उनके विचार से न्याय, व्यवस्था, संयम, अनुशासन में उसका योगदान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर वह वांछनीय नहीं है। ठीक है, तो ये तो प्लेटो के विचार थे। उम्मीद है कि हद तक आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन और विचार क्या था। खासतौर से परीक्षाओं में इनके जन्म को लेकर, रचनाओं को लेकर और जो सत्य से तिगुनी दूरी पर है इसको लेकर सवाल बनते हैं। साथ में इनका जो सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है। ठीक है, और एक सवाल बन जाता है कि क्या प्लेटो ईश्वरवादी थे कि नहीं थे। तो आप देख रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कोई न कोई दैवीय प्रेरणा है। ठीक है, और आखिर में प्लेटो की मृत्यु ईसा पूर्व 348 में एक वैवाहिक भोज के समय हुई। ये लोगों का मानना है कि एक वैवाहिक भोज चल रहा था ईसा पूर्व 348 ईस्वी में, तो वहाँ पर मृत्यु हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लेटो लेख लिखते हुए ही
मर गए, कोई लेख लिख रहे थे और इसके बाद उनका निधन हो गया। तो 2 तरीके की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो जैसे विद्वान अपने जीवन भर चिंतन करते रहे और अलग अलग सिद्धांतों पर वो उन्होंने अपना अलग अलग विचार दिया है। खासतौर से पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमें साहित्य के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो उम्मीद है कि जितनी भी हमने बातें की हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी मेन पॉइंट्स थे उनको हमने रेखांकित भी किया, तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे अरस्तु पर बात करेंगे तो थोड़ा सा प्लेटो की बारे में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, इन दोनों का तीनों का जो संबंध रहा है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।